आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बात तब की है जब एक बार मेरा दोस्त माधव मेरे घर आया था। दरअसल माधव को मेरे शहर में कुछ जरूरी काम था। वैसे तो उसका काम 5 दिनों का था और वो होटल में रुकने वाला था, मगर मैंने ही उससे कहा कि मेरे घर आ जा। वैसे भी उन दिनों मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं अकेला ही रहता था। एक शाम मैं और माधव चाय की चुस्कियों के साथ गप्पे लड़ा रहे थे। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी चाय पीते पीते माधव मुझसे बोला, भाई तुझे याद है आज से कुछ महीने पहले जब तू मेरे घर आया था तब तू एक कहानी बता रहा था, पर तूने पूरी कहानी नहीं बताई। बता ना वो कहानी। मौसम भी सही जम चुका है। इस पर मैंने अपने बालों को खुजलाते हुए थोड़ी देर कुछ याद करने के बाद कहा, अच्छा वो कहानी, हाँ याद आ गया, सुनाता हूँ सुन। बात काफी पुरानी है। तब मेरी उम्र यही कोई 22-23 साल की रही होगी। तब मेरे पास किसी भी तरह की कोई नौकरी नहीं थी। उन दिनों मैं छोटे मोटे शादियों में गाना वगैरह गाकर ही अपना पेट पालता था। एक दिन की बात है, मैं यहीं इसी पलंग पर लेटे लेटे अपने कामकाज के बारे में सोच रहा था। तभी पास ही के टेबल पर रखा मेरा लैंडलाइन फोन बज उठा। मेरे फोन उठाते ही सामने से आवाज आई, जी आप अजय बाबू बात कर रहे हैं? तो मैंने जवाब दिया, हाँ आप कौन? तब सामने से आवाज आई, जी मेरा नाम नागेश है और मैं शादी का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ। दरअसल मैंने नीलकमल गांव में एक बड़े साहब के बेटे की शादी का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो आप गाना गाने के लिए आ सकते हैं नीलकमल गांव? इस पर मैंने कहा, जी आ सकता हूँ, पर आना कैसे है? मैं कभी नीलकमल गांव गया नहीं हूँ। जिसके बाद नागेश ने फोन पर ही मुझे सारा कुछ समझा दिया कि मुझे कब ट्रेन पकड़नी है और कब ट्रेन से उतरना है। सारा कुछ समझाने के बाद नागेश ने मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दिया। सारा कुछ समझ लेने के बाद मैंने फ़ोन रखा और निकलने की तैयारी करने लगा। सारी तैयारी हो जाने के बाद ठीक शाम के 7 बजे, जैसा कि नागेश ने बताया था, मैं घर से निकलकर स्टेशन की ओर चल पड़ा। स्टेशन पहुंचकर मैंने नीलकमल गांव जाने वाली ट्रेन पकड़ ली। ट्रेन में ज़्यादा लोग नहीं थे क्योंकि उन दिनों लोगों को रात में सफ़र करना उतना पसंद नहीं था। खैर मेरी तो मजबूरी थी, इसलिए मुझे सफ़र करना ही पड़ेगा। रात के उस अंधेरे में जंगली रास्तों से होते हुए ट्रेन आगे बढ़े जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ देर तक ही रहा। थोड़ा आगे जाकर ही ट्रेन एकदम से रुक गई और रुकी तो रुकी ही रह गई। ट्रेन को अब उस वीरान सी जगह पर रुके हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका था, मगर ट्रेन चलना तो दूर हिलने का भी नाम नहीं ले रही थी। जब बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद भी ट्रेन नहीं खुली, तब मैंने सोचा एक बार नागेश को फ़ोन करके बता देता हूँ, फालतू में परेशान हो रहा होगा। यही सोचकर मैंने अपनी जेब से अपना बटन वाला फ़ोन निकाला और साथ ही अपने शर्ट के जेब से नंबर वाली पर्ची निकालकर नागेश को फ़ोन मिलाने लगा। फिर जब नागेश ने फ़ोन उठाया तो मैंने उसे सारी बात बता दी, जिस पर नागेश बोला, आप एक काम करिए, आप नीलकमल स्टेशन पर ना उतरकर उससे 2 स्टेशन पहले उतर जाइए। वहाँ स्टेशन के बाहर आपके लिए एक रिक्शा खड़ी रहेगी और वहाँ से शादी वाला पंडाल बस 3 किलोमीटर ही पड़ेगा। इस पर मैंने कहा, ठीक है फिर तो मैं यही करूँगा। इतना बोलकर मैंने फ़ोन रख दिया। कुछ देर बाद ट्रेन खुली। 2-4 लोगों से पूछताछ करके मुझे सटीक तो नहीं मगर थोड़ा बहुत अंदाज़ा
मिल गया कि मुझे कहाँ उतरना है, जिसके कुछ देर बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और मैं ट्रेन से उतर गया। मैं जिस स्टेशन पर उतरा था उसका नाम था हरियालगंज। मैंने अपना बैग उठाया और स्टेशन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। क्योंकि वो स्टेशन ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए मुझे रास्ता खोजने में कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं बहुत आराम से ही स्टेशन से बाहर निकल गया। स्टेशन से बाहर निकलकर मैं अपनी नज़रें अगल बगल दौड़ाने लगा तो मुझे रास्ते के एक किनारे पर एक साइकिल रिक्शा खड़ी दिखी, मगर उस रिक्शा के आसपास कोई आदमी नहीं था, सिर्फ एक साइकिल रिक्शा ही खड़ी थी। मैं चलकर उस रिक्शा के पास गया और रिक्शा में लगी घंटी को बजाकर रिक्शा वाले को बुलाने लगा। कुछ देर तक घंटी बजाने पर शॉल ओढ़े एक आदमी भागता हुआ मेरे पास आया। शायद यही था रिक्शा वाला। तभी मैंने उससे कहा, कहाँ चले गए थे तुम रिक्शा छोड़कर? तो रिक्शा वाला बोला, कहीं नहीं, बस ऐसे ही। तो मैंने बोला, पता है ना कहाँ जाना है? तो रिक्शा वाला बोला, हाँ हाँ, आप बैठिए ना, मैं आपको ठीक जगह पर उतारूंगा। उस रिक्शा वाले के ये बोलते ही मैं उसके रिक्शा में चढ़कर बैठ गया और रिक्शा वाले ने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। हवा से बातें करती हुई रिक्शा हरियालगंज गांव के रास्ते पर आगे बढ़े जा रही थी। मगर एक बात बड़ी अजीब थी कि इतनी गर्मी में भी रिक्शा वाले ने शॉल ओढ़ रखा था, जिस पर मैंने उस रिक्शा वाले से कहा, क्या बात है, तुमको गर्मी नहीं लग रही? इस गर्मी में भी तुमने शॉल ओढ़ रखा है। तो इस पर रिक्शा वाला बोला, नहीं बाबू, हमको गर्मी नहीं लगती। उस रिक्शा वाले की ये बात मुझे बहुत अजीब लगी और मुझे कहीं ना कहीं अब ऐसा लगने लगा था कि ज़रूर ये रिक्शा वाला हल्के दिमाग का है और मुझे इससे थोड़ा बचकर ही रहना पड़ेगा। इसलिए मैं चुपचाप रिक्शा में बैठा रहा। अब रिक्शा को चलते हुए काफ़ी वक्त हो चुका था, मगर अभी तक रास्ते पर ना तो मुझे एक भी आदमी दिखा था और ना ही कोई घर। समझ नहीं आ रहा था कि यह रिक्शा वाला मुझे सही रास्ते पर लेकर जा भी रहा है या नहीं। रात हर पल गहराती जा रही थी। रास्ता जितना सुनसान था उतना ही अंधेरे में डूबा हुआ भी था। रास्ते पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। रिक्शा वाला सिर्फ चांद की रोशनी से ही रिक्शा चला रहा था। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी रास्ते से कुछ ही दूरी पर एक खुले मैदान में मुझे कुछ लाइटें नजर आने लगीं। जब मैंने उन लाइटों को ध्यान से देखा तो पता चला कि वो किसी चीज का पंडाल है। उस पंडाल को देखकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा। तभी उस रिक्शा वाले ने रिक्शा को सड़क से उतार कर उस पंडाल की तरफ ले लिया। शायद मुझे यहीं पर जाना था। पंडाल के बाहर 3-4 आदमी भी खड़े थे। रिक्शा जैसे ही उस पंडाल के पास रुकी, तभी वो 3-4 आदमी मेरी ओर पलटे और मुझे देखते हुए उन्होंने कहा, अरे दूल्हा आ गया, दूल्हे का स्वागत तो करो। उन लोगों का मेरी तरफ देखकर ये बोलना मुझे बड़ा अजीब लगा, जिस पर मैंने रिक्शा वाले से कहा, ये कहाँ लेकर आ गए तुम मुझे? इस पर रिक्शा वाला बोला, आपको तो यहीं आना था ना दूल्हे साहब, आज आपकी शादी है ना। जिस पर मैंने गुस्सा होते हुए बोला, दिमाग ठिकाने पर तो है? इतना बोलकर मैं रिक्शा से नीचे उतरा और तिलमिलाकर वहां से जाने लगा। मगर तभी उस रिक्शा वाले ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, शादी तो आपको करनी ही पड़ेगी। उस रिक्शा वाले का हाथ बर्फ के समान ठंडा था, मगर किसी जिंदा आदमी का हाथ इतना ठंडा कैसे हो सकता है, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। उस रिक्शा वाले को देखने के लिए मैं जैसे ही पीछे मुड़ा
तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उस रिक्शा वाले का चेहरा अब पूरी तरह से बदल चुका था। इतना ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद सभी लोगों का चेहरा अब पूरी तरह से बदल चुका था। उनकी आंखें एकदम लाल चमकने लगी थीं। कुल मिलाकर वो ऐसे लोग थे जिनकी गिनती इंसानों में नहीं होती। मैं समझ चुका था कि यहाँ रुकना मेरे लिए कतई ठीक नहीं होगा, मगर मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि उस रिक्शा वाले ने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ रखा था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मगर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता रहा, और मेरी मेहनत रंग लाई। आखिरकार उस रिक्शा वाले से मैंने अपना हाथ छुड़ा ही लिया और हाथ छुड़ाकर वहां से भागने लगा। भागते भागते मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो पीछे का नज़ारा देखकर मेरा डर कई गुना बढ़ गया, क्योंकि पीछे से वही रिक्शा वाला रिक्शा लेकर मेरी ओर आ रहा था। मगर डरने वाली बात तो ये थी कि वो रिक्शा चलकर नहीं, बल्कि हवा में उड़ते हुए मेरे पीछे आ रही थी। लेकिन फिर भी मैं भागता ही रहा। कुछ देर भागने के बाद मुझे 2-4 घर दिखे। मैं भागकर सीधे उन घरों के पास गया और जैसे तैसे घर के अंदर घुस गया। उस घर में एक बूढ़ा आदमी था। मैंने उस बुजुर्ग को सारी बात बताई। तब उस बुजुर्ग ने बताया, आज से 2 साल पहले ठीक उसी जगह पर एक शादी हो रही थी। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थीं, बस दूल्हे का आना बाकी था। मगर ऐन वक्त पर दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया, जिससे लड़की वालों की बहुत बदनामी हुई और लड़की ने खुदकुशी कर ली। लड़की के मर जाने के गम में उसके माँ बाप ने भी खुदकुशी कर ली, जिसके बाद उसका पूरा परिवार रहस्यमयी तरीके से मारा गया। तब से उन लोगों की आत्मा भटकती रहती है। उस बुजुर्ग की सारी बात सुनकर मुझे सारा कुछ समझ आ गया कि वो लोग मुझे दूल्हा क्यों समझ रहे थे, क्योंकि अभी भी उनकी आत्मा अपनी मरी हुई लड़की की शादी के लिए लड़का ढूंढ रही है। फिर उस बुजुर्ग आदमी ने ये भी बताया कि वो रिक्शा वाला लड़की का चाचा था और मैं गलती से नीलकमल स्टेशन के 3 स्टेशन पहले उतर गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।